That's make it hurt. तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। आज आई एम बैक विद अनदर वीडियो और इस वीडियो में हम हमारा जो टॉपिक है ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन वाला जो काइनेमेटिक्स का पोर्शन होता है, उसकी थ्योरी जो है पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं यार। आज की हमारी जो क्लास होगी इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन की मदद से हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका कुछ आइडिया ले रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो एक क्लास है वो भी इसी हफ्ते शेड्यूल्ड है और वो भी इसी हफ्ते जो है आने वाली है। तो अगर तुम आज की वीडियो देख रहे हो तो यार मेक श्योर करो कि वो वाली क्लास भी तुम क्या करो, जाके देख लेना, उसको देखना भूलना मत, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है दैट इज़ द मेन पार्ट। हमारे एग्जाम्स में तो प्रॉब्लम्स ही आने वाले हैं, तो यार अगर हम वही वाला जो पार्ट है वो स्किप कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन जो है कैसे चलेगी यार। ठीक है, तो अब हम हमारा जो टॉपिक है ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन उसको स्टार्ट करने से पहले यार लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ रक्षित मनलोई, आई एम अ स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। ठीक है, और मेरा जेई मेंस में परसेंटाइल था 99.7। तो इस चैनल पे जेई मेंस, नीट एंड जेई एडवांस जैसी डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस भी आप किस तरीके से बड़ी आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं, वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें दी जा रही है यार। तो ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही है और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है यार, तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और तुम्हारा जो नोटिफिकेशन होता है उसे ऑन कर लेना है। ठीक है, और इसी के साथ यार कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, parle.in जो है दैट इज़ आवर वेबसाइट। यहाँ पे तुम्हें बेस्ट क्वालिटी नोट्स जो है वो अवेलेबल हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दो तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पहली चीज़ होगी तुम्हारे नोट्स जो कि तुम्हें काइनेमेटिक्स के अभी जो है अवेलेबल हो जाएंगे तुम्हारी वेबसाइट पे। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जो है दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इसी के साथ साथ हमारी एक टेस्ट सीरीज़ है यार, उसका भी जो लॉन्च है वो हो गया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ है ना, और यहाँ पे तुम्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की टेस्ट सीरीज है यार। तुम तीनों की अलग अलग ले सकते हो, ये इंडिविजुअली कॉस्ट करती है ₹99। ठीक है, पूरे ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन है यार। तुम्हें हर हफ्ते के बाद साल भर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है, जिसकी पर सब्जेक्ट कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है। और अगर तुम इन्हें एक साथ एक बार में ले लेते हो तो तुम्हें ये सिर्फ पड़ती है 219 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये जो 219 वाला जो ऑफर है ये आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला है यार, ये कुछ टाइम बाद जाने वाला है। तो तुम देख लो, अगर तुम्हें जो है इसका थोड़ा सा बेनिफिट उठाना है तो तुम उठा लो। वैसे तो हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही अफोर्डेबल है, तो आई डोंट थिंक सो ये जो है किसी को लेने में परेशानी हो रही होगी। मोस्टली इतनी कॉस्ट में तो हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है फिजिक्स की वो भी नहीं आती यार। पूरे पूरे सेट्स होते हैं हमारे, काइनेमैटिक्स का अलग, थर्मोडायनेमिक्स का अलग, इस तरीके से जो है किताबें आ रही होती है हमारी। तो जो एक किताब होती है सिंगल एक टॉपिक की, वो भी इतने में नहीं आ रही होती है, बट इतने में मैंने तुम्हें जो है ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज जो है वो जो है लाके दे दी है। तो यार अगर तुम्हें आइडिया अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है एंड तुम टेस्ट सीरीज लेके देखो यार, यू विल हैव एन आइडिया कि जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ऑथेंटिक है। जिस तरीके से तुम्हारी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस है। और इस टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि यार कि जब टेस्ट तुम्हारा हो जाता है उसके बाद तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस देखने को मिल जाते हैं, और वो वीडियो सॉल्यूशंस मैं खुद ही बनाता हूँ यार। तो इस तरीके से अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती तो वहीं पे मैं यार वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करके उसका सॉल्यूशन जो है तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, और तुम्हें पता ही होगा यार हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अपडेट्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग अपडेट्स आते हैं, अगर कोई वीडियो का टाइम जो है डिले हो गया उससे रिलेटेड अपडेट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाओ यार इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि वीडियो जो है वो कब कब आ रही है। ठीक है, एंड parle.in जो है वो हमारी वेबसाइट है, राइट। पहले हम जो बात कर रहे थे वो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल था। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, एंड यहाँ पे वेबसाइट पे तुम्हें नोट्स एंड टेस्ट सीरीज जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब ये टेस्ट सीरीज परचेज कैसे करते हैं भैया, तो यार उसके लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम उतनी मेहनत करके उसको ढूंढ के देख सकते हो। ठीक है, बाकी बहुत ईजी सी प्रोसीजर है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो यार अब हमने जो हमारा काइनेमैटिक्स का जो इंट्रोडक्शन था वो देख लिया था, राइट। अब उसके बाद हम हमारा जो टॉपिक है ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो यार हेडिंग डालो यार बड़ी अच्छी सी। या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1D मोशन।
ये भी बोल सकते हैं। एक ही चीज़ है, बोलने के तरीके अलग हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो केस पढ़ेंगे दैट विल बी ऑफ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, राइट। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन वाला जो केस है वो पढ़ने वाले हैं। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन वाले केस में क्या होगा, हमारा जो एक्सिलरेशन है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगा। हमारा जो एक्सिलरेशन है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम किसी भी तरीके का मोशन जो है पढ़ने वाले हैं। हमें कोई भी इक्वेशन दे दो यार, उठा के उसका जो मोशन है हम पूरी तरीके से एनालाइज कर देंगे, ऐसा फिर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कोई भी इक्वेशन, ठीक है। हम एकदम प्रो बन जाएंगे और फिर हम किसी भी तरीके की इक्वेशन, अगर हमें बोला है कि जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर से रिलेटेड है, तो हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं। खैर वो तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल हो गया, बट अगर पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो टाइम के क्यूब से रिलेटेड है, तब हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे। या फिर अगर हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस गिवन है, तो फिर हम ऐसी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से हम हमारे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को यूज करके हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे किसी भी तरीके के मोशन के लिए हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए वो देखेंगे कैसे निकालना है, फिर हम देखेंगे कि हम किसी भी तरीके के मोशन के लिए वो कैसे निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में क्या हो रहा है, हमारा जो एक्सिलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा जरूरी है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है यार। हमारा जो एक्सिलरेशन है वो भी तो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। और एक्सिलरेशन किस हिसाब से बदल रहा है, एक्सिलरेशन कुछ एक्सपोनेंशियल वाली कर्व से बदल रहा है क्या। तो इस तरीके से जो है कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो आसान वाला पार्ट है वो देख लेते हैं, दैट इज ऑफ आवर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। इसको तुम देखोगे, इसको तुम समझोगे, ध्यान से समझना भैया किस तरीके से जो है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के जो फॉर्मूलाज है वो डिराइव कर रहे हैं। अगर तुम्हें वो वाला पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा तो तुम ये जो कोई भी इक्वेशन वाला पार्ट है ये बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो यार सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में क्या चीज़ें होंगी। द फर्स्ट थिंग इज कि हमारा जो एक्सिलरेशन है वो क्या होगा, वो होगा कांस्टेंट, ठीक है। हमारा एक्सिलरेशन अगर कांस्टेंट हो गया तो एक्सिलरेशन को ही मैं क्या लिखता हूं, एक्सिलरेशन इज नथिंग बट dv अपॉन में dt। dv अपॉन में क्या, dt क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को लिखने का एक और तरीका था यार, इसी को लिखने का एक और तरीका क्या था, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, वेर डेल्टा टी टेंड्स टूवर्ड्स जीरो, ठीक है। ये जो था इसी को तो हमने dv अपॉन dt के फॉर्म में लिखा था, राइट। ये थोड़ा सा रिवीजन भी मैंने तुम्हारा करा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैंने एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt क्यों लिखा, ताकि मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो फाइंड आउट कर पाऊं। अब वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा यार, तो देखो, और ये प्रोसीजर याद करने की कोशिश अब तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरा dv क्या हो जाएगा, dv विल बी नथिंग बट a dt, dv विल बी नथिंग बट a dt, राइट। अब यहां पे मुझे दोनों साइड जो है मेरे डिफरेंशियल्स दिख रहे हैं, एक साइड dv है एंड एक साइड dt है, ठीक है। दोनों साइड क्या है, dv dt, इस तरीके की टर्म्स हैं। ये क्या होती है, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या होता है, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। अब इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चेंज से मेरा काम तो नहीं बनेगा, मुझे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है, राइट। तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके की टर्म्स आएंगी तब हम dv और dt जैसी चीज़ों को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। इस तरीके से तुम जो है चीज़ें याद कर सकते हो। तो यार मैं फिर से वही लिख देता हूँ, dv इज इक्वल्स टू a dt, राइट। एंड अब हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करा हमें, तो इंटीग्रेट करने पे हम हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों करेंगे भैया, ताकि जब कर सकते हैं, राइट, देयर विल बी सर्कमस्टांसेस जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ना कर पाए, बट मोस्टली ऐसा नहीं होगा, हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम हमारा जो प्लस कांस्टेंट वाला जो पार्ट है जो हमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिखना पड़ता है वो ना लिखना पड़े, ठीक है। ताकि हम हमेशा एक्यूरेट चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हो, कांस्टेंट हमारा इधर उधर कैलकुलेशन में मिस ना हो जाए।
ठीक है। तो अब हम dv को जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लिमिट्स लगानी होगी, ठीक है। तो लिमिट्स मैं किस हिसाब से लगाऊंगा, मैं लिमिट्स टाइम के हिसाब से लगाऊंगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं लिख दूंगा कि मेरा टाइम जो था दैट वाज t इक्वल टू 0, ठीक है, एंड फाइनल लिमिट टाइम की लगा दूंगा t इक्वल टू t, ठीक है। हर बार मैं मोस्टली यही ले रहा हूँ, कई जगह पर तुम्हें इनिशियल लोअर लिमिट t1 लिखी होगी एंड अपर लिमिट t2 लिखी होगी, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका है करने का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लोअर लिमिट t1 क्यों नहीं ली भैया एंड अपर लिमिट जो है वो t2 क्यों नहीं ली? हमने ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि हम हमारी जो लोअर लिमिट है उसको 0 मान लेंगे। हमारी जो लोअर लिमिट है उसको हमने 0 मान लिया तो क्या हुआ, जब से हमने हमारी ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करी उस टाइम को मैंने बोल दिया 0। ऐसे करने से क्या होगा, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत टेडियस नहीं होगी, हमें दो टाइम का बारे में बार बार डिस्कशन नहीं करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक कन्वेंशन है। टाइम की लिमिट्स हम क्या लगाएंगे, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक, ठीक है। और यहाँ पे अब हम वेलोसिटी की लिमिट्स पुट कर देंगे। हम मान लेते हैं कि जब टाइम 0 था, टाइम जीरो मतलब जब हमने जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो हमारी सिचुएशन बन रही है, जो हमारा फिजिकल सिनेरियो बन रहा है, उसको हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, तभी जब हमारा टाइम 0 था तभी हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, ठीक है। तब जो टाइम हो रहा था तभी तो हमने उस टाइम को 0 बोला है, राइट। अब समझ रहे हो तुम थोड़ा थोड़ा। तो जब वो टाइम 0 था, जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा था, तब उस पार्टिकल की वेलोसिटी को हम क्या बोल देते थे, हम बोल देते थे उसकी वेलोसिटी इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी लोअर लिमिट में क्या लिख देंगे हम, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होता था, u हो जाता था। और अपर लिमिट में हम क्या लगा देंगे, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, ठीक है। ये जो इनिशियल वेलोसिटी वाला पार्ट है एंड जो फाइनल वेलोसिटी वाला जो पार्ट है, आई होप तुम्हें ये जो है दोनों चीजें, ये क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी एंड ये क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। t इक्वल टू 0 क्या है, टाइम व्हेन वी started our observation and t equal to t क्या है, इसको बोल सकते हो फाइनल टाइम और करंट टाइम, ठीक है। तो ये जो है मैंने तुम्हें फटाक से थोड़ा सा तुम्हारे नोट्स जैसे बना दिए यार, तुम इस तरीके से अपनी कॉपी में जो है चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि dv का इंटीग्रेशन होगा v, और इसमें लिमिट्स क्या लगानी है मुझे, लिमिट्स है u और अपर लिमिट है v, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन है जो मेरा कांस्टेंट है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन विल बी नथिंग बट t, और इसमें मैं लिमिट्स लगा दूंगा मेरा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट v माइनस यू। इसी तरीके से तो हम लिमिट लगाते हैं यार। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, दैट विल बी a t माइनस 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, v माइनस यू इज इक्वल्स टू a t, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको जो है एक डब्बे के अंदर बना के लिख सकता हूँ। ये मैंने जो है मेरा डब्बा बना दिया, ठीक है। ये क्या मिल गई मुझे, इसको मैं बोल सकता हूँ माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मैं बोल सकता हूँ मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो मुझे कुछ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम गिवन होता, तो मुझे क्या होता, एक्सेलरेशन कुछ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होता। अब मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो मैं यहाँ पे एक ही जगह क्या लिख दूंगा, मेरा जो फंक्शन है ऑफ एज अ जो
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो मुझे एक्सेलरेशन का फंक्शन पता है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते टाइम मुझे हो सकता है ए जिस तरीके से कांस्टेंट था वो बाहर निकल रहा था उस तरीके से कांस्टेंट ना निकले और मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, लेकिन करना तो मुझे यही प्रोसीजर पड़ेगी फिर से, ठीक है। अब तुम्हें आइडिया लग रहा है कि हमने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए देखा, अब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होता तो उसको हम कैसे करते हैं, वो आइडिया भी मैंने तुम्हें यहीं से अभी से देने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यार अगेन पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को जो है लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो हमने हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली। अब यार ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है या तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, नंबर से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई ओनली केयर की इट्स अ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मुझे रिलेशन दे रही है बिटवीन एक्सेलरेशन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन, इसके बीच में मुझे रिलेशन जो है मेरी मिल चुकी है, ठीक है। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखो समझो मेरी बात को। अभी तक हमने क्या कैलकुलेट करा, हमने कैलकुलेट करा, हमें गिवन था एक्सेलरेशन जो है दैट इज कांस्टेंट। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक्सेलरेशन को लिखा dv अपॉन में dt, ठीक है। और यहां से मैंने निकाल लिया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहां पे मेरे को मिल गई है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मुझे क्या मिल गई है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, मैं वेलोसिटी को लिख दूंगा dr अपॉन में dt, ठीक है। तो यहां से जो मैं r निकाल लूंगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। r क्या है मेरा, r को मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसी तरीके से हम पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीजें मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने अभी निकाल रहा हूँगा। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ रही है। तुम्हें ये स्टार्टिंग वाला पार्ट हो सकता है कुछ बच्चों को ये बहुत स्लो लगे यार, तो ये स्लो क्यों पढ़ा है, ताकि कहीं भी तुम्हारे कंसेप्ट थोड़े भी इधर उधर ना हो जाए यार, ये बहुत बेसिक है और ये वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। तो यार अब हम क्या करेंगे, हमें वेलोसिटी मिल गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो लिख देते हैं। वो हमें क्या मिला, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। इसको येलो डब्बे में लगाएंगे, ठीक है। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज नथिंग बट dr अपॉन में dt, dr अपॉन में dt, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, dr इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी इंटू डी टी, ठीक है। अब यहां पे मुझे देखो दोनों साइड ये क्या है, ये क्या है, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल चेंज इन पोजीशन, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल चेंज इन पोजीशन, ठीक है। और ये क्या है, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम। जब दोनों साइड ऐसी क्वांटिटीज होती है तब हम क्या करते हैं यार, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें लिमिट्स किस तरीके से लगानी है, हम टाइम की लिमिट जो है वो किस तरीके से लगाते हैं, हम जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तब हमारा जो इनिशियल टाइम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, t इक्वल टू 0, और फाइनल टाइम को बोल दूंगा कुछ t इक्वल टू t, ठीक है। अब जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा तब हमने पहले क्या बोल दिया था, तब उसकी मान लेते थे कुछ इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी वो लिख रहे होंगे, ठीक है। जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मैं बोल देता हूँ पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन इज ri, एंड जब टाइम t के बराबर हो गया तब पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन वाज rf, ठीक है। अब यहाँ पे ri rf की बात कर रहे हैं, हम वेरिएबल की टर्म्स में बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाद में हम जो है हमारी वैल्यूज पुट कर सके। अभी से वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला नहीं मिल रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ri और rf जो है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अब एक स्टेप मैं तुम्हारे लिए स्किप कर रहा हूँ। आई होप मेरे बच्चे अब इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि उसे जो है खुद से कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, rf माइनस ri, और ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, u dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट विल बी u t, और a t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, a इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि हम अगेन किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर a कांस्टेंट नहीं होता, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होता, तो मैं यहाँ इंटीग्रेशन में वो डाल देता सिंपली, ठीक है। तो प्लस क्या करूंगा, प्लस a t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट विल बी हाफ a t स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे मेरी लिमिट्स जो है वो लगानी है, मुझे मेरी जो लिमिट्स है वो लगानी है t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t तक, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा,
आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ज़ीरो। ठीक है, तो इसको जो है मैं इग्नोर कर सकता हूँ। यहाँ पे माइनस ज़ीरो हो जाए इसलिए तो मैंने टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो लिखा था। अगर मैं टी1 टी2 लिखता तो यहाँ पे टी2 आ रहा होता यार, वहाँ पे टी1 आ रहा होता, उससे भी हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती। लेकिन मोस्टली जब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तब हमारा टाइम टिकन क्या होता है, तभी टाइम जब हम देखते हैं क्लॉक में ज़ीरो हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए हमने इस तरीके से जो है चीज़ें जो है डिराइव करी है। तो यहाँ से मैं आर एफ माइनस आर आई को एज इट इज़ लिख सकता हूँ। तो मुझे मेरी जो फाइनल पोजीशन है, मुझे जो मेरी फाइनल पोजीशन है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगी। कैसे? फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? फाइनल पोजीशन विल बी इनिशियल पोजीशन प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मुझे मिल गया फाइनल पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको मैं डब्बे में बना देता हूं यार। ये मैंने क्या निकाल लिया? ये मैंने निकाल लिया फाइनल पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहां पे तुम एक और चीज देखो, इसी को मैं मैनिपुलेट करके लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां पे आएंगे हम, तो यहां पे आर एफ माइनस आर आई जो है, आर एफ माइनस आर आई जो है उसको क्या लिख सकता हूं मैं? आर एफ माइनस आर आई ही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, राइट? आर एफ माइनस आर आई ही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब आर एफ माइनस आर आई, तो उसको मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मुझे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिल गया। ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गया, मैंने जो मेरी दो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो डिराइव कर दी है यार। सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरी? फटाफट फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज, जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और मेरी दूसरी इक्वेशन अभी मैंने क्या फाइंड आउट करी? मैंने फाइंड आउट करा कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब इनके ऊपर डब्बा बना देते हैं यार। इसको मैं बोल देता हूँ मेरा इक्वेशन 1, इसको मैं बोल देता हूँ मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं बोल लूँगा अगर तुम्हें कि एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 1 एंड 2 जो मेरी इक्वेशन है उसमें से टी जो है तुम्हें एलिमिनेट करना है। तो टी को तुम कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? तुम पहली इक्वेशन से जो है टाइम को क्या लिख सकते हो? तुम पहली इक्वेशन से बोल सकते हो टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में ए। ये तुम्हें पहली इक्वेशन से टाइम मिल गया। ठीक है, अब इसको तुम इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इसको तुम इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा s इज इक्वल्स टू यू, फिर v माइनस यू अपॉन में a प्लस 1 अपॉन 2 a v माइनस यू अपॉन में a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगी, आई होप तुम इतने करने के अब केपेबल हो। इसको तुम्हें क्या करना है? सिंप्लीफाई। इसको तुम्हें क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा? तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगी जो कि हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ अ मोशन, और तुम्हें मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, बेसिक सा जो है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे किया गया है। आई होप तुम इतना जो है करने के अब केपेबल हो गए हो। इसको तुम्हें क्या करना है? सिंप्लीफाई करके देखना, घर पे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो मुझे क्या इक्वेशन मिल गई? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको मैं बोल सकता हूँ मेरी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने जो क्लास 9th में मेरी जो 3 इक्वेशंस पढ़ी थी उसको इंटीग्रेशन की मदद से यहाँ पे तुम्हारे सामने उनका जो डेरिवेशन है वो देख लिया यार। हमने क्लास 9th में इसका जो एक डेरिवेशन देखा था वो एरिया वाले तरीके से देखा था। कुछ कुछ बच्चों को याद आ रही होगी चीज़ें, मेरे को अभी तक याद है तो तुमको कैसे याद नहीं होगी। ठीक है, तो तुम देखना कि वो जो एरिया वाले तरीके से मैंने जो है कैलकुलेशन करी थी, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में भैया ने जब चीज़ें लिखी थी तब भैया उसी एरिया को सिग्निफाई कर रहे थे क्या? इस तरीके से ये जो है मैंने तुम्हें एक मिस्ट्री जो है दी है, तुम सोच के देखना इसके बारे में। ठीक है,
तो वो ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ बच्चों को लगेगा यार कि भैया इसका तो मैंने डेरिवेशन क्लास 9th में बड़ी अलग तरीके से देखा था, अभी आप क्या एकदम से इंटीग्रेशन करने लग गए हो यार। तो उसके बीच में तुम्हें रिलेशन जो है समझ आ जाए, उसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे जो है थोड़ी सी हिंट दे दी है। अब इसी के अलावा यार यहाँ पे कुछ किताबों में एक और फॉर्मूला लिख देते हैं यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं। यहाँ पे हमें जो है, ठीक है, इस यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मेरा गिवन है दैट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ माय इनिशियल वेलोसिटी एंड एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैं चाहूँ इसको लिखना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोल दूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करके एक और इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ नथिंग बट v माइनस ए टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ नथिंग बट v माइनस ए टी। अब जब मैं v माइनस ए टी को इस इक्वेशन में रखूँगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की जगह जब मैं v माइनस ए टी रखूँगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे तुम देखो डायरेक्टली देख सकते हो यार, इतना तो तुम्हें इसको तुम डायरेक्टली पुट कर पाए होगे तो तुम्हें मिलेगा s इज इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारी दूसरी इक्वेशन है ऑफ मोशन, उसी को लिखने का एक और नया तरीका है यार, उसी को लिखने का एक और नया तरीका है। ठीक है, हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे u क्या थी, u इज माई इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंड यहाँ पे v क्या है, v इज नथिंग बट माई फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मुझे मेरा जो फॉर्मूला चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी नहीं चाहिए, इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा। अगर तुम्हें इसे याद नहीं रखना है भैया, मुझे तो 3 ही इक्वेशन याद रखनी है, तो यार बिल्कुल चिंता मत करो, 3 याद रख लो यार, हम उसके बेसिस पे भी जो है सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर पाएंगे। एंड बिल्कुल चिंता मत करो, उन 3 के बेसिस पे भी तुम अभी जेई की सारी रैंक लाने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो अब यार एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि हम यहाँ से, अगर मैं जो है ये देखना, ये करके देखो यार, ये जो मेरी इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ और ये जो मेरी इक्वेशन है इसको मैं सेकंड बोलता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जो है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है मेरी, उनको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 2s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी इंटू टी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ s इज नथिंग बट u प्लस वी अपॉन में 2 इंटू टी। तो यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है मेरा वो एज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे टाइम के अलावा अभी तक एज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लिखते आता है। वो तो मेरा पहला फॉर्मूला था, वो क्या था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लिखते आते, वो मेरा ये फॉर्मूला था। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एज अ फंक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी भी लिखते आता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, और देखो कितने सिमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं। अगर तुमने ये याद कर लिया तो ये सारे तो देखो इतने आसानी से जो है तुम्हें ऑलरेडी दिख रहे होंगे, कितने आसानी से जो है आ रहे हैं, और इनका पूरा रीजन जो है मैंने तुम्हें दिया है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। तो आई होप तुम्हें ये वाली जो चीज़ें हैं ये अब बहुत अच्छे तरीके से जो है क्लियर होने लग गई होगी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करने की जो है कोशिश करते हैं। अब हम क्वेश्चन से ही हमारे जो फॉर्मूलेज हमने देख लिए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैंने जो मैं जितने भी डेरिवेशन बताए हैं यार, दोज आर सुपर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक और फार्मूला होता है हमारा जो कि हमें अभी यूज़ में नहीं लिया, लेकिन इसको हम तुरंत आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में यूज़ में लेने वाले हैं यार। वो क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। ये कैसे आता है ये मैंने तुम्हें पुरानी वीडियो में, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू काइनेमैटिक्स, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया यार। तो ये तुम्हें भी याद होना चाहिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से भी बन रहे होंगे। ठीक है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा इसके अच्छे क्वेश्चंस जो है वो कैसे बनते हैं, बिल्कुल चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो हमने फॉर्मूलेज डिराइव करे हैं उसके बेसिस पे एक भैया क्वेश्चन सॉल्व करवा दो यार, हमें हमारा बड़ा मन कर रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो यार ये लो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर, यहाँ पर है रक्षित भैया। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं
हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? हेडिंग डाल लो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब थ्योरी पढ़ ही रहे हैं तो सारी एक साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है? अगर ये हमारी अर्थ है, राइट, ये हमारी अर्थ है एंड अर्थ के ऊपर यहाँ पे कोई भी एक दूसरा मास है, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा मास है यहाँ पे, इसका मास है ऑफ मास m एंड अर्थ का मास है बड़े कैपिटल M का, ठीक है। तो इन दोनों मासेस के बीच में उनकी रेडियल डायरेक्शन, मतलब अर्थ की रेडियल डायरेक्शन के अलोंग जो फोर्स लगेगा, अर्थ की रेडियल डायरेक्शन के अलोंग क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दैट इज बिटवीन जो दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, और वही लाइन जो है मेरा अर्थ का रेडियस बन जाता है। तो उसको मैं बोल देता हूँ कि जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रेडियल एक्सेलरेशन के अलोंग लग रहा है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मेरा जो F ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो कैपिटल G है दैट इज माई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू कैपिटल M जो कि अर्थ का मास है इंटू स्मॉल m जो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर रखा हुआ उसका मास है, अपॉन में r का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे r क्या है? यहाँ पे r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि रफली वही तो डिस्टेंस होगा बिटवीन माय मास का सेंटर ऑफ मास एंड माय अर्थ का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज माय फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, दिस इज माय फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकता हूं मैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मेरा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मेरा, उसको मैं m और, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो मेरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इक्वल टू ma। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ माय ऑब्जेक्ट, एंड एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो मेरा एक्सेलरेशन होता है ये जो है कांस्टेंट आ गया, देखो कांस्टेंट आ गया मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप भैया? अर्थ का जो रेडियस है वो फिक्स्ड है, अर्थ का जो रेडियस है वो फिक्स्ड है, अर्थ का जो मास है वो फिक्स्ड है। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो यार पूरे यूनिवर्स में फिक्स्ड है, इस तरीके की काफ़ी कहानी हमने क्लास 9th में देखी है। अब ये तीनों चीज़ें फिक्स्ड है तो ये जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आ गई, यानी कि अर्थ के सरफेस के अलोंग हर जगह हमें सेम एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा होगा, और उसको मैं बोल देता हूँ दैट इज इक्वल टू G, ठीक है। G क्या है, G इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है। तो अब मैं जो है मेरा जो फोर्स है, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं mg के बराबर, ठीक है। ये वाली कहानी जो है हम इस चैप्टर में आगे कई बार करने वाले हैं। जब भी मैं बोलूंगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन तो तुम्हें mg याद आना चाहिए, और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन तो वो आ जाएगा g। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी रेडियली इनवर्ट्स, अर्थ के रेडियली इनवर्ट्स। इस तरीके से अगर यहाँ पर मेरा जो है मास है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ, अर्थ के रेडियस के अलोंग अर्थ की सेंटर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा मास है तो उसकी जो है मेरा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इस तरफ लग रहा होगा, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा तुम्हें सेम देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट है वो भी समझ लिया। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूँ, ठीक है, ये भैया गए एक टावर पे, भैया गए एक टावर पे, ठीक है, यहाँ पे गए रक्षित भैया, उन्होंने एक बॉल ली, ये बॉल है रक्षित भैया के हाथ में, और उसको छोड़ दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब भैया ने बॉल को अगर छोड़ा है और वो गिरेगी, राइट, बॉल को छोड़ा और वो गिरी, बॉल को छोड़ा और वो गिरी, और हम मान लेते हैं कि हमारा जो टावर था, हमारा जो टावर है उसकी हाइट क्या है, h, ठीक है। तो अब तुम्हें फाइंड आउट करना है कि बॉल जब गिरते गिरते नीचे आएगी, ठीक है, बॉल जब गिरते गिरते नीचे आएगी, बॉल गिरते 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 एकदम जब अर्थ से टकराने वाली होगी, ठीक है, तो अर्थ से टकराने वाली होगी, अर्थ से टकराने के जस्ट पहले, अर्थ से टकराने के जस्ट पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको मैं बोल देता हूँ दैट इज माय फाइनल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या बोल देता हूँ, वी फाइनल। तो तुम्हें वी फाइनल फाइंड आउट करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है कि वो ऊपर से लेके नीचे तक कितने टाइम में आई, वो तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो दो चीज़ें हैं तुम्हें फाइंड आउट करनी है। चलो करो, तो ये तो तुम्हें क्लास 9 से भी आता होगा यार, आई होप काफ़ी बच्चे ये जो है खुद से फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका सॉल्यूशन, अगर अभी तक नहीं कर पाए हो तो देखो यार, मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने बॉल को लिया और उसको रिलीज़ कर दिया। अगर मैंने बॉल को ऐसे हाथ में पकड़ा है और उसको रिलीज़ कर दिया है, यानी कि बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, दैट विल बी 0, ठीक है। बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0। समझने की कोशिश करना, जब भी तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेगी जहाँ पे मैं तुम्हें बोलूँगा कि, मैं नहीं बोलूँगा, जो प्रॉब्लम जिसने बनाई है वो वाले भैया बोलेंगे कि तुम्हारी जो बॉल है वो रिलीज्ड है, या फिर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिलीज्ड है, तभी जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि रिलीज करने वक्त जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द थ्रोअर, ठीक है। थोड़े एडवांस कंसेप्ट यहाँ पे दे रहा हूं मैं तुम्हें। यहाँ पे जो थ्रोअर है, थ्रोअर मतलब ऑफ रिलीजर बोल दो, क्योंकि बॉल को मैंने रिलीज करा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलीजर है, जिसने बॉल को रिलीज करा है, उसकी वेलोसिटी 0 है, इसलिए बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। अब मान लो कि मैं किसी एक ट्रेन में जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से या फिर 20 मीटर पर सेकंड से, कुछ भी यार। अब मेरी ट्रेन की कुछ वेलोसिटी, या फिर कार में जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी खुद की कुछ वेलोसिटी, अब मैं मेरी कार में जा रहा हूँ, सीधे सीधे मेरी कार कुछ चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से मान लेता हूँ, और मैं बाहर ऐसे हाथ निकाल के, बाहर कार से मैं जा रहा हूँ आगे, सीधे मैं जा रहा हूँ आगे कार से, और मैं हाथ निकाल के अगर बॉल को छोड़ दूँ, ठीक है, तब जो बॉल की वेलोसिटी होगी, है ना, अगर मैंने बॉल को छोड़ दिया तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो मेरे रिस्पेक्ट में 0 होगी, राइट। लेकिन जिस ऑब्जर्वर के लिए मेरी वेलोसिटी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, उस ऑब्जर्वर के लिए उस बॉल की वेलोसिटी भी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा एडवांस चीजें मैंने अभी बता दी, बिल्कुल चिंता मत करो यार, समझ नहीं आई तो रिलेटिव वाले पार्ट में अगेन हम इस बात पे पूरी PhD करेंगे यार, तो बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। इसको हम अभी के लिए यहाँ से मिटा देते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे तुम मुझे बाद में ना बोलो यार भाई आपने बोला बॉल को रिलीज कर देते तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो यार उसको मैंने बता दिया कि कहाँ पे जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा होगा, जब हमारा जो रिलीज करने वाला इंसान है वो खुद किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा, तब जो हमारी चीज़ें हैं वो बदल जाएगी, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि टाइम कितना लगेगा जी इस प्रोसेस को होने में, टाइम कितना लगेगा जी, एंड इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी जी। तो सबसे पहले मेरी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे यार। मेरी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल्स टू यू डी प्लस हाफ AT², या फिर v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने एक और इक्वेशन निकाली थी, मेरी एक और इक्वेशन क्या थी भाई, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ठीक है। संतुष्टि हो रही है कि नहीं, संतुष्टि नहीं हो रही तो यार लो चेक कर लो, यही तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो ये हमने हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी। अब हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या सी चीज़ें जो हैं वो पता है, हमें पता है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 के इक्वल, हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो g के बराबर है, ठीक है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर है, ठीक है, उसको मैं 10 भी मान सकता हूँ या 9.8 भी मान सकता हूँ। ये जो है तुम्हारी जो जेई की प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाइड होगा। अगर किसी किताब में स्पेसिफाइड नहीं है यार तो तुम 10 मान लेना, 9.8 करके तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी टेडियस मत करो यार, 10 मान के सॉल्व कर लो फटाफट। एचसीवी में हो सकता है तुम्हें 9.8 मानना पड़े क्योंकि वहाँ पे जो है उन्होंने हर जगह 9.8 माना है, लेकिन मोस्टली सिंगेज और डीसीपी में तुम्हें हर जगह 10 माना दिखेगा। तो भैया यार हमें क्या मानना है। तो यार तुम्हें अगर लग रहा है कि 9.8 तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो रही है तो चिंता मत करो, 10 ले लो यार। मोस्टली जेई में भी हमें गिवन होता है हर क्वेश्चन में कि 10 ही है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन वाले भैया 9.8 लिख के दे दे, ठीक है। 9.8 लिख के देगा तब तो हमें 9.8 ही लेना है, और अगर कुछ और लिख के नहीं दिया तो हम 10 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो MCQ बेस्ड है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, हमें एक आइडिया लग जाएगा हमारा आंसर किसके क्लोज आना चाहिए। तो अनलेस एंड अनटिल आंसर्स बहुत क्लोज है यार, हम 10 जो है अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन तुम्हें गिवन है एंड उसमें तुम्हें उसमें तो ऑब्वियसली गिवन होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेई ने दिया नहीं कि जी के वैल्यू तुम्हें क्या लेना है। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो 9.8 ले लेना यार, ठीक है। तब तुम्हें क्या करना है, 9.8 ले लेना है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब हमें जो टाइम है वो पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड वी फाइनल जो है वो भी हमें पता नहीं है, ये हमें कैलकुलेट जो है करना है। तो ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखना ज़रा, इसमें मुझे यू पता है, मुझे ए पता है, और मुझे टाइम नहीं पता, ठीक है। तो इस इक्वेशन को तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे टाइम पता चल जाएगा तो मैं वी फाइनल लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैं टाइम पता करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ तो मैं किस तरीके से सोचना है। तो सबसे पहले मैं टाइम पता करने की कोशिश करता हूँ। अब टाइम पता करने के लिए ये इक्वेशन देखो, मुझे एस पता है। एस क्या है? एस तो मेरा हाइट है, एस तो मेरा टावर का हाइट है। तो इस इक्वेशन में देखो, अगर मुझे एस पता है, मुझे उसका इनिशियल वेलोसिटी पता है, और मुझे उसका एक्सेलरेशन पता है, तो इस इक्वेशन में तो सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है, वो क्या है, टाइम। तो मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो फटाफट यार इस इक्वेशन को लाएंगे। ये बड़ी अच्छी इक्वेशन आ गई यार हमारी, इस इक्वेशन का यूज़ हमारा हो रहा है, ठीक है। याद रखते जाओ मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, काम आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एस को मैं लिख दूंगा एच, और यू क्या है मेरा, यू इज 0 इंटू टाइम प्लस हाफ। ए क्या है मेरा, ए इज नथिंग बट माई जी, और टी स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एच इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2h अपॉन में जी का अंडर रूट इज नथिंग बट टाइम। ये जो है मेरे को मेरा टाइम मिल गया, ठीक है। इसको तुम क्या करो, इसको तुम याद कर लो, अभी याद करो। नहीं भी याद करोगे तो इतना सा दिमाग में कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, बस इतना टाइम ठीक है। तो लेकिन यार याद कर लो तुम, है ना, याद होगा तो अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने जो याद कर रखा है वही सब है, ठीक है। तो 2h अपॉन अंडर रूट में 2h अपॉन में जी, ये क्या है, टाइम टेकन। टाइम टेकन किसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि अर्थ वाला जो यूनिफॉर्मली ग्रेविटेशनल मोशन, यूनिफॉर्मली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है। वैसे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही होता है, उसमें यूनिफॉर्म लगाने की जरूरत ही नहीं है, बट अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूनिफॉर्म की यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तुम्हें बताने के लिए मैं यूनिफॉर्म वर्ड का बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जब हमने एक बॉल को छोड़ा तो बॉल अगर h हाइट से ड्रॉप हुई तो उसको h हाइट से ड्रॉप होने के बाद अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन में जी। तो ये तुम्हें क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो अब मुझे टाइम मिल गया, अब मुझे टाइम मिल गया तो मैं इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकाल सकता हूँ यार, इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी को क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूँ u क्या है मेरा, u इज 0 प्लस a क्या है मेरा, a इज g, और टाइम टेकन क्या है मेरा, टाइम टेकन इज अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन में g। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या आ जाएगी, दैट विल बी नथिंग बट रूट ऑफ 2gh। ये क्या आ जाएगी मेरी फाइनल वेलोसिटी, ये क्या आ जाएगी मेरी फाइनल वेलोसिटी। ये देखो, अब इसको निकालने का एक और तरीका है, मेरी जो फाइनल वेलोसिटी आई है यहाँ पे ताजी उसको निकालने का एक और तरीका है। जो थर्ड इक्वेशन है वो देखना, थर्ड इक्वेशन में तुम्हें u पता है, तुम्हें a पता है, और तुम्हें s भी पता है। यहाँ पे तुम्हें टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस इक्वेशन से तुमने v फाइनल निकाला तो तुम्हें पहले इस इक्वेशन से टाइम निकालना पड़ा, लेकिन इस इक्वेशन से तुम अगर v फाइनल निकालते तो तुम्हें टाइम निकालना ही नहीं पड़ता। तो तुम क्या कर सकते थे, तुम कर सकते थे v स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u क्या है तुम्हारा, u इज नथिंग बट 0, तो प्लस 2
ए क्या है तुम्हारा, ए इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू एस, एस क्या है तुम्हारा, हाइट एच ऑफ द टावर, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम्हें मिल गया v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो किस तरीके से काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक तरीका नहीं है, कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हम खाली इक्वेशन थर्ड से v फाइनल निकाल सकते थे एंड खाली इक्वेशन 1 से टाइम निकाल सकते थे, फिर इक्वेशन 1 से टाइम निकालने के बाद उसको इक्वेशन 2 में पुट करके हम v फाइनल निकाल सकते थे, या फिर इक्वेशन 3 से जब हमें v फाइनल मिला तब हम उसको इक्वेशन 2 में पुट करके टाइम भी निकाल सकते थे, ठीक है जी। ये भी करके देख लेते हैं यार, तुम्हें सारा एकदम पूरा इस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए यार। एक ही क्वेश्चन को इतने तरीके से करके देख लो कि जब नया क्वेश्चन आए तो तुम्हें वो नया ना लगे, तुमने उसी का कुछ पार्ट पुराने क्वेश्चन में करके रखा। इसी तरीके से हम फिजिक्स को कम क्वेश्चंस करके समझने की कोशिश करेंगे यार, दिस इज द बेस्ट वे। ऐसे ही जो है हमारी असली जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बनती है। एक और तरीका क्या था, एक और तरीका ये है कि वी फाइनल निकाल लो थर्ड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से हमने वी फाइनल निकाला, वो क्या है, वो आया हमारा अंडर रूट ऑफ 2gh। अब इस वी फाइनल को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन में पुट करो तो v आ जाएगा, इसके अलावा इसके इक्वल u क्या है हमारा 0 के इक्वल, प्लस a क्या है हमारा g के इक्वल, a क्या है हमारा g, a क्या है हमारा g के इक्वल, और मल्टीप्लाई में क्या आता है, टाइम आता है। तो यहाँ से टाइम क्या जाएगा, यहाँ से टाइम आ गया देखो हमारा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन में g। फिर से वही आंसर मिला कि नहीं, चेक करना। तो अब चेक क्यों करोगे तुम कॉपी में पीछे जाके, तुम्हें तो मैंने ये याद करने को बोल दिया था, तब तो तुम्हें याद है कि इसका आंसर यही आना चाहिए। मैंने खुद तुम्हें दो अलग अलग तरीके से निकाल के बता दिया है, ठीक है। तो अब तो बहुत ही ज्यादा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है पेज को क्लीन करते हैं और ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। हम हर क्वेश्चन की ग्राफ बनाएंगे ताकि तुम्हें ग्राफ से डर ना लगे, ठीक है, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होते जाए, तुम्हारा जो मोशन है वो किस तरीके से हो रहा है और तुम्हें उसकी पूरी एनालिसिस जो है वो करते आ जाए, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। तो जो मेरा पेज है उसकी सफाई हो चुकी है एंड हम हमारा जो ग्राफ है उसको बनाने पे आ जाते हैं। तो अब मैं तुम्हें जो ग्राफ्स बनाने को बोल रहा हूँ तुम नोट करो, तुम्हें कौन से ग्राफ बनाने हैं। तुम्हें सबसे पहले बनाना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। उसके बाद तुम मुझे बना के बताओ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। फिर तुम मुझे बना के बताओ, थर्ड है ये, फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। फिर तुम मुझे बना के बताओ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। हर बार इन 5 ग्राफ की जो है हमें बात करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में हम ये जो 5 ग्राफ है इनको बनाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है उससे किस तरीके से रिलेटेड है, किस तरीके से हमने जो फिजिकल सिनेरियो इमेजिन करा था उससे वो जो ग्राफ है वो जो है कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं उन्हें। तो यार 5 सेक्शन बना देते हैं नीचे ताकि एक ही जगह पे हमारे 5 ग्राफ्स आ जाए, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये जो 5 सेक्शन मैंने कर दिए हैं, यहाँ पे मैं मेरा पहला ग्राफ बनाता हूँ। मेरा पहला ग्राफ यानी कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है एक्सेलरेशन जो है इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी, क्योंकि ये जो है अर्थ की ग्रेविटेशन से एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी, जी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि एक्सेलरेशन मेरा हमेशा एक पॉजिटिव कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे लूंगा मेरा एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस पे लूंगा मेरा टाइम, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देख सकता हूं कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ऐसे कांस्टेंट है। आई होप तुम्हें कांस्टेंट का ग्राफ बनाते आता है यार, ये सब तो मैं मेरी जो बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें बहुत अच्छे से बता चुका हूँ यार, ठीक है। फिर अगर अब मैं तुम्हें ड्रॉ करने को बोलूंगा, हमारा सेकंड ग्राफ दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे गिवन है, मुझे गिवन है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू q प्लस at,
यहाँ पे हम कुछ भी जो है हमारे साइन जो है वो मान सकते हैं। मैं मान लूंगा कि नीचे की तरफ जो मेरा साइन है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, वही मैंने माना है, तभी तो मैंने जो नीचे की तरफ मेरा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा था उसको एक पॉजिटिव क्वांटिटी बोल दी, और मैं ऊपर की तरफ ऊपर की डायरेक्शन में जो साइन है उसको नेगेटिव बोल सकता हूँ। क्या ऐसा करना जरूरी है भैया? नहीं, तुम नीचे नेगेटिव मान लो ऊपर पॉजिटिव मान लो, ठीक है, ये बस मेरा बताने का तरीका है। कुछ केस मान के तो मुझे बताना पड़ेगा ना, तुम बोलोगे तो नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव मान के भी मैं तुम्हें फिर से ये सारी कहानी बता दूंगा, लेकिन यार मैं नहीं बताऊंगा, अब वो तुम खुद सोचोगे। इतना बताने के बाद तो ये सोचने के तुम खुद केपेबल हो चुके हो, ठीक है। और इस सिनेरियो में हमारा u क्या है? हमारा u 0 है, तो हमारा वेलोसिटी क्या जाती है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू at। अब वेलोसिटी at आ गई। a क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी। a क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये क्या है? हमारा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो कि ओरिजिन से जा रहा है। ओरिजिन से जा रहा है, ये कैसे बता भैया? टाइम t को 0 रखो तो वेलोसिटी भी तुम्हें क्या मिल रही है? 0। और ये जो तुम्हें लाइन मिली है, इसका जो tan थीटा है वो किसके बराबर है? वेलोसिटी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये देखो, अरे वेलोसिटी के बराबर नहीं, एक्सीलरेशन के बराबर है। तो यार हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम हमारी वेलोसिटी जब हमें पता थी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस इक्वेशन से हमें पता थी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब जब हमने उसका ग्राफ बनाया, ठीक है, ये क्या है हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमने जब उसका ग्राफ बनाया तो हमने t को 0 रखा, तो हमने देखा v भी 0 आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है। और y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स, ये जो फॉर्म की इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है, इसकी जो स्लोप होती है वो क्या होता है? m। ये क्या होती है? स्लोप होती है हमारी, राइट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इस इक्वेशन में a क्या हो जाएगा? a विल बी माई स्लोप। तो मैंने बोल दिया tan थीटा किसके बराबर है? a, यानी कि एक्सेलरेशन के। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी जो स्लोप मुझे मिलेगी वो मुझे एरिया देगी, राइट। अब सिमिलरली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया मुझे देता है चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो मान लेता हूँ कि मैं किसी t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जाता हूँ, ठीक है, तो t इक्वल टू टी इंस्टेंट तक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया सबटेंड हो रहा है वो एरिया मुझे क्या देगा? वो एरिया मुझे देगा कि उस इंस्टेंट में t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू टी तक वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, ठीक है। तो वो मुझे क्या देगा? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी तक वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। और देखो इसका इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ये तो a के बराबर है और ये जो है ये t के बराबर है, यानी कि मैं जो एरिया है वो बोल सकता हूँ एरिया इज इक्वल्स टू at। और ये ही किसके बराबर आ रहा है? वेलोसिटी के। देखो वेलोसिटी भी तो तुम्हारी at के इक्वल है, ठीक है। तो यार ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारी फिजिक्स है जो यहाँ पे लग रही है, ठीक है। अब थर्ड ग्राफ बनाते हैं यार। थर्ड ग्राफ तुम्हें बनाना है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टिकल का जो डिस्टेंस है एंड पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो पाथ ले रहा है वही शॉर्टेस्ट पाथ ही है। जब ऐसा केस होता है, जब पार्टिकल जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही लेता है, उस केस में हमारा जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाता है यार। इसलिए हमारी जो स्पीड है वो भी हमारी वेलोसिटी के इक्वल आ रही होगी, ठीक है। तुम्हारी स्पीड का ग्राफ भी सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ तो बताओ मुझे ज़रा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बताना, ठीक है। तो ये लेते हम हमारा वाइट कलर। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बताओ तो मुझे, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? अब भैया मुझे कैसे पता ऐसा कुछ आ रहा है? इसके सोचने के कई तरीके हैं। ऐसा ग्राफ इसलिए आना चाहिए क्योंकि ऐसे ग्राफ की जो स्लोप है, चलो रुको इसके बारे में बात करते हैं, पहले आसान तरीका समझ लेते हैं। ऐसा ग्राफ क्यों आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है एस क्या है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू तो मेरा 0 है तो एस किसके बराबर आ जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये टाइम है मेरा और ये है मेरा एस। तो ये टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तब कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा होता है। ऐसी हमने चीज़ें पैराबोला नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर होता है हमारे क्लास 10th में, उसमें हमने पढ़ी है, राइट। तो ये हमें पता है, तो इससे हमने बता दिया कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। टी को 0 डालेंगे तो एस भी हमारा 0 दिख रहा है। एक और तरीका क्या है भैया? एक और तरीका ये है कि यहाँ पे देखो,
यहाँ पे देखो हमें क्या पता है, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी इज वेलोसिटी, और डी एस अपॉन डी टी तो स्लोप बताता है मुझे इस ग्राफ की, बेसिक मैथमेटिक्स में भैया आपने पढ़ाया है। तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा ऑल्सो, ठीक है। तो डी एस अपॉन डी टी जो है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, और दैट इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि इस ग्राफ की स्लोप से मुझे क्या मिलता है, इस ग्राफ की जब मैं स्लोप निकालता हूँ तो मुझे वेलोसिटी मिलती है, राइट। अब मुझे पता है मेरी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है, देखो वेलोसिटी मेरी इंक्रीजिंग है, टाइम के लीनियरली प्रोपोर्शनल है मेरी वेलोसिटी, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अब मुझे पता है मेरी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो मुझे ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसकी स्लोप इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ की स्लोप इंक्रीजिंग है क्या, पहले देखो स्लोप कुछ कम है, कुछ आगे टाइम पे है, मान लो इस टाइम टी नॉट पे आए अगर हम, देखो यहाँ पे स्लोप जो है थोड़ी और बढ़ गई, फिर थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा और आगे टाइम पे, अब देखो यहाँ पे स्लोप कितनी बढ़ गई है। तो स्लोप जो है टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो ग्राफ है वो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उस टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब वो लीनियरली बढ़ रही थी, इसलिए मेरा जो ग्राफ आया वो इस यहाँ पे स्क्वायर लगा हमारा। अगर आपको एग्जैक्ट इक्वेशन लिखनी तो बेस्ट, एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है तो बेस्ट तरीका होता है इक्वेशन लिख के ग्राफ बनाना, ठीक है। स्टिल आपको थोड़ी सी इंट्यूशन से समझ आ रहा होगा इस तरह का कर्व आना चाहिए। वो क्यों पता चला, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली यार डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो भी इसी तरीके का हमारा हमें दिख रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ उसमें नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ यार कुछ और ग्राफ्स की बात करते हैं। मैं तुम्हें बोलूँगा बनाने के लिए वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है, नया ग्राफ वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ, ये बना सकते हो कि नहीं तुम, ठीक है। पूरा इरेज कर देता हूँ बोर्ड। मैं तुम्हें बताने के लिए बोल रहा हूँ वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ, राइट। वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तुम्हें बनाना है, ठीक है। तो वेलोसिटी, हाँ तो ये इक्वेशन देखो यार, ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन कह रही है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी किसके इक्वल है, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू तो हमारा 0 है, तो अंडर रूट ऑफ 2as, ठीक है, ये है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है यार, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी का, वो कुछ इस तरीके से हमें बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी का भी ग्राफ बना दिया, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ तो देखो कितना लीनियर अच्छा सा था, और यहाँ पे tan थीटा क्या देता था हमें, यहाँ पे tan थीटा हमें देता था, यहाँ पे tan थीटा हमें क्या देता था, यहाँ पे tan थीटा हमें देता था एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt ही तो हमारा एक्सेलरेशन होता है यार, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें इस ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी, इस ग्राफ की स्लोप जो कि होगी किसी भी पॉइंट पे मैं बोल देता हूँ tan थीटा, वो क्या होगा, वो होगा dv अपॉन में ds, वो क्या होती है इस ग्राफ की स्लोप, ठीक है। इस ग्राफ की स्लोप किसी पॉइंट पे मैं लिखूंगा और उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है मेरी वो लिख दूंगा, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा v dv अपॉन dx, और यही क्या होता है मेरा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो मैं एक्सेलरेशन अगर मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो भी निकाल सकता हूँ यार, ये मैं तुम्हें कई बार बताया हाईलाइट करके, मैंने वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जांपल यहाँ पे इसीलिए लिया था ताकि मैं तुम्हें ये वाली चीज़ भी अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। तो ये जो है हमने देख लिया, हमने इसके कई सारे ग्राफ्स भी देख लिए। अब इसी के साथ यार एक और केस लेते हैं, ठीक है, एक और केस लेते हैं। अब हम जो केस लेंगे, ठीक है, इस केस में मैं तुम्हें बोलूँगा कि मैं जो पार्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं एक पार्टिकल ले रहा हूँ और यहाँ पे इस बार मैं इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी u दे रहा हूँ। अगर u पॉजिटिव है मतलब वो नीचे की तरफ है, एंड u नेगेटिव है मतलब वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो एज यूजुअल मेरा नीचे की तरफ लग रहा है यार, मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स तो एज यूजुअल नीचे की तरफ लग रहा है। अब मुझे फिर वही सारी बातें करनी, मुझे पता है ये जो हाइट है ये h है, ठीक है। मेरा टावर मैंने फिर से बना दिया यार, ये मेरा टावर आ गया है फिर से, ठीक है, येलो कलर का टावर है मेरा। ऊपर जाके मैंने उसमें से बॉल फेंकी एक, ये मेरी वाइट कलर की बॉल है।
इसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका है, मैं u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भी फेंक सकता हूँ और u वेलोसिटी से नीचे की तरफ भी फेंक सकता हूँ। अगर मेरा u नेगेटिव है तो मतलब मैंने ऊपर की तरफ फेंका और u पॉजिटिव है मैंने नीचे की तरफ भी फेंका। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मैंने मेरी मर्जी से करा है, तुम अपनी मर्जी से भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे कई टीचर इसको सवाल बना के कराएंगे, तुमको बोलेंगे कि अगर 10 मीटर/सेकंड से लिखा, लेकिन हम तो सबसे पहले जनरलाइज्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। जनरलाइज्ड फॉर्म में पढ़ने से क्या होता है, हम इनफाइनाइट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम उसमें वैल्यू डाल के देख लेंगे कि चीज़ें कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसको u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो क्या होगा यार, फिर से हमारी वही प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है हमारी, तीनों इक्वेशन लिख लो यार। तीनों इक्वेशन क्या, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या, दूसरी इक्वेशन इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। और हमारी तीसरी इक्वेशन है वो क्या है, तीसरी इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये जो है हमारी तीनों इक्वेशंस हमने लिख दी। अब तुम यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या क्या चीज़ें निकालनी है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि वो कितनी देर तक जो हमारी बॉल है वो हवा में है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, यानी कि जब उसने पूरी हाइट h ट्रैवल कर ली और वो अर्थ से बस ठुकने ही वाला था, वो जो कोलिजन है उस होने के जस्ट पहले उसकी जो वेलोसिटी थी उसको मैं v फाइनल बोल रहा हूँ, और मैं तुम्हें ये और जो हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा हूँ यार। तो वो हम कैसे करेंगे, हम हमारी पहली इक्वेशन लिखेंगे, हमें पता है s क्या है हमारा h के बराबर और ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। इसमें u हमें पता है, a हमें पता है एंड h हमें पता है, ठीक है। तो जो चीज़ें पता है उनका कलर चेंज कर दूँ क्या, ठीक है वो कर देता हूँ यार। h हमें पता है, u हमें पता है, a हमें पता है, हाफ तो हमें पता ही है, ठीक है। तो हमें क्या नहीं पता, हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो टाइम है ये निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तुम्हें आता होगा, वो तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेरी इक्वेशन है इसको जब मैं क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा तो मुझे दो रूट मिल रहे होंगे। हो सकता है मेरा एक रूट पॉजिटिव आ जाए और मेरा एक रूट नेगेटिव आ जाए। ऐसे में जो नेगेटिव वाला रूट है इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, और जो मेरा पॉजिटिव वाला रूट है वो क्या हो जाएगा, ये जो मुझे रूट मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट टाइम टेकन फॉर द बॉल टू फॉल। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या निकाल लूंगा, टाइम टेकन। अब सिमिलरली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू 2as। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, इससे मैं निकाल लूंगा कि मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है, राइट, इससे मैं निकाल लूंगा कि मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आनी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी नथिंग बट u स्क्वायर प्लस 2as का अंडर रूट, ये क्या होगी मेरी फाइनल वेलोसिटी, ये क्या होगी मेरी फाइनल वेलोसिटी। देखो फर्क ही नहीं पड़ा। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे एक अद्भुत चीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर तुम u का साइन चेंज कर दोगे, राइट, अगर तुमने u का साइन चेंज करा, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन में देखो अगर मैं u का साइन चेंज कर रहा हूं तो ये इक्वेशन ही बदल जाएगी। अब इक्वेशन बदल गई है तो उसके रूट से बदल जाएंगे, यानी कि t की वैल्यू मुझे अलग मिलेगी अगर मैंने u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका और u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को नीचे फेंका, जो कि होना भी चाहिए, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे कुछ एक अतरंगी चीज हो रही है। यहाँ पे हो रहा है कि अगर u मेरा पॉजिटिव है या u मेरा नेगेटिव है, u स्क्वायर तो मेरा हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। u मेरा पॉजिटिव था या u मेरा नेगेटिव था, u स्क्वायर मेरा हमेशा पॉजिटिव आ गया। यानी कि u नेगेटिव था या u पॉजिटिव, मैंने बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका या u वेलोसिटी से नीचे फेंका, नीचे टकराने से जस्ट पहले उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी जनाब वो तो उतनी ही आएगी। तो यार तुम सोच रहे होगे ऐसा क्यों हो रहा है भैया, ऐसा कैसे हो सकता है, जादू कैसे हो रहा है। तो यार ऐसा इसलिए होगा, अगर तुम किसी बॉल को, इसकी पूरी और एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, इसको तुम्हें और अच्छे समझाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अभी जो हमारे पुराने रिजल्ट्स आए ना पिछले पेज पे, उसको मैं वेरीफाई करा रहा हूँ फिजिकली क्या हो रहा होगा, तो मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने किसी बॉल को फेंका यहाँ से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, और जब ये नीचे की तरफ आ रही होगी तब इसकी वेलोसिटी होगी
नीचे की तरफ u, ठीक है। ये ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई और फिर जब वो उसी पॉइंट पे वापस आई, ठीक है, जब ये उसी पॉइंट पे वापस आ गई तब उसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी u, ठीक है। और एक और एग्जांपल क्या था हमारा, एक एग्जांपल था कि हमने उसको नीचे ही u वेलोसिटी से फेंक दिया, राइट, ठीक है। अब यहां पे हमने जिसको ऊपर u वेलोसिटी से फेंका, जब वो उसी हाइट h ऊपर तक आई, राइट, वो h से कुछ ज्यादा ऊपर गई सबसे पहले, फिर उसके बाद जब वो उसी हाइट h ऊपर तक आई तब हमने देखा कि वो u जो है वो नीचे की तरफ घूम चुका है। इसीलिए जो ये दोनों केसेस हैं हमारे, ये दोनों केसेस हैं, जब ये बॉल घूम के वापस आ जाती है तब ये आइडेंटिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो v फाइनल आता है, इसीलिए इनका जो v फाइनल आता है वो क्या आ जा रहा है हमारा, सेम आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन टाइम टेकन हमारा अलग क्यों है, समझने की कोशिश करना। टाइम टेकन हमारा अलग इसलिए है जनाब क्योंकि ये जो बॉल है जब ये हाइट एच तक आई, जब ये बॉल हाइट एच तक आई तब उस हाइट एच तक आने के बाद उसे कुछ टाइम लगेगा t, और वही टाइम होगा इक्वल टू अगर मैंने उसको हाइट एच से u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंक दिया, ठीक है। ये सिनेरियोस आइडेंटिकल है कि नहीं। ये सबसे पहले बॉल ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, उसके बाद जब नीचे आई और नीचे आके वापस उसी हाइट एच तक आ गई, ठीक है, तब उसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी है u। इसके बाद जो उसे टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू अगर मैं किसी बॉल को लेता और सीधे नीचे की तरफ u वेलोसिटी से फेंक देता, राइट। तो ये टाइम तो बराबर है। लेकिन जब मैंने उसे ऊपर फेंका था तो ऊपर घूम के वापस उसी पॉइंट पे आई वो जब, और उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो नीचे की तरफ हुई, राइट। तो इस प्रोसेस में कुछ एक t डैश और टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मेरा t प्लस t डैश जो टाइम मुझे लगा इस केस में, ये जो मेरा केस है वो इस केस में जो मेरा टाइम लगता है उससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। और वो तुम देख सकते हो हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, ठीक है, हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई उसमें u को माइनस u करने से वो इक्वेशन ही पूरी चेंज हो गई, यानी कि उसके पूरे रूट्स ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने तुम्हें मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करी है। मेरे कुछ प्यारे बच्चों को अभी तक ये समझ नहीं आया होगा तो बिल्कुल चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों, यार तुमको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये लो क्वेश्चन, एक बॉल लो और इसको फेंको तुम 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, फेंक दो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंको, एक बार नीचे की तरफ फेंको 10 मीटर पर सेकेंड से, हाइट h ऊपर, और एक बार ऊपर की तरफ फेंको 10 मीटर पर सेकेंड से, और पूरी कैलकुलेशंस करो फिर से, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम हमारी कैलकुलेशन यार, हम हमारी इक्वेशन लिखते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नीचे की तरफ वेलोसिटी ने हमने मानी है पॉजिटिव, ऊपर की तरफ हमने मानी है नेगेटिव, ठीक है। तो s क्या है मेरा, s इज इक्वल टू h, ठीक है। u क्या है मेरा, u इज मेरे इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ ही है तो पॉजिटिव 10 लेता हूँ यार, इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन मेरा भी नीचे की तरफ ही है तो पॉजिटिव 10 ले लेता हूँ यार, g है मेरा तो g को मैं 10 मानूंगा, सिंप्लीफिकेशन जो है आसानी से होगा। हाइट में ले लेता हूँ कुछ, क्या लेंगे, हाइट ले लो 10 मीटर, ठीक है, या थोड़ी ज़्यादा ले लो, चलो 50 मीटर ले लो, हाइट है 50 मीटर, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिला 10t प्लस 5t स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ जी, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो मुझे क्या मिल रहा होगा, इसके रूट्स जो है मुझे क्या मिलेंगे, लगाओ यार अपना फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिख दूँ क्या, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, चलो फॉर्मूला तुम्हें आता ही है, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, ठीक है। तो -4ac, 4ac क्या आएगा -10 इंटू 4 तो -40, ठीक है, अपॉन में 2a तो यानी कि अपॉन में क्या आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ से तुम्हें मिल रहा है -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 44 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें एक ही आंसर मिलेगा, वो क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11, ठीक है। तो यहाँ से एक ही पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, देखो -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 11 तो नेगेटिव है, तो मेरा जो पॉजिटिव आंसर क्या आएगा -1 अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव 11, ये क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू टाइम टेकन फॉर द बॉल टू हिट द ग्राउंड। किस केस में, केस 1 में, तो वो टाइम क्या है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 11 माइनस 1,
ये मैंने यहाँ पे नोट करके रख लिया, ठीक है। अब मैं केस 2 के लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मैं केस 2 के लिए सॉल्व करता हूँ। तो केस 2 के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो u है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि u मेरा नेगेटिव हो गया, तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इक्वेशन विल बी नथिंग बट माइनस 10t प्लस हाफ 10t स्क्वायर, और मेरा हाइट जो है वो तो 50 मीटर ही है यार अभी तक, ठीक है, वो तो 50 मीटर ही है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन है वो किस में रिड्यूस हो गया है, वो रिड्यूस हो गया। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इसको 5t स्क्वायर बोल सकता हूँ कि नहीं, इसको मैं 5t स्क्वायर बोल सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5 से डिवाइड कर दो यार हर तरफ, तो मिलेगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके रूट्स निकालना, ज़रा इसके रूट्स निकालना, तुम्हें क्या मिलेगा 2 प्लस माइनस, ठीक है, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे 44 ही आ जाएगा अपॉन में 2, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 2 प्लस माइनस, तुम्हें मिलेगा फाइनल रूट क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट विल बी 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11, ठीक है। अब 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 11 तो नेगेटिव क्वांटिटी, हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो टाइम टेकन आ रहा है इस केस में दैट इज 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जो सेकंड केस है उसमें हमारा जो टाइम टेकन आया है, उसमें हमारा जो टाइम टेकन आया है वो मेरा जो पहले केस में टाइम टेकन आया था, देखो उससे कुछ ज़्यादा है। कितने अमाउंट से ज़्यादा है, पूरे 2 सेकंड से ज़्यादा है जनाब, 2 सेकंड। अब ये 2 सेकंड क्या है, जब मैंने उसको ऊपर फेंका और ऊपर फेंक के जब वो वापस उसी हाइट h तक आ गया जहां से मैंने उसे फेंका था, और उसकी जो u वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी वही u वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई, तो जो पूरा कारनामा होने में टाइम लगा वो था 2 सेकंड्स, वो था 2 सेकंड्स, ठीक है। अब वो कारनामे में जो टाइम लग रहा है हम निकाल के देखते हैं वो भी 2 सेकंड्स ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। वो देखो यार, तुम देखो 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 क्या करना है तुम्हें, एक जो पार्टिकल है इसको तुमने एक हाइट से फेंका है ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से, और तुम्हें निकालना है कि ये वापस इसी हाइट पे जब आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी नीचे आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, नीचे एक्सेलरेशन जो है वो लग रहा है जी, वो कितना है 10, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी फाइनल वेलोसिटी की जो है वो क्या है मेरी पॉजिटिव, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। अपॉन में g क्या है, g इज माय एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या हो जाता है टाइम, देखो देखो देखो, v माइनस यू अपॉन में t क्या होता है हमारा a, तो v माइनस यू अपॉन में a क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टाइम, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि पॉजिटिव 10 नीचे की तरफ हो गई फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव 10 जो कि ऊपर की तरफ थी, अपॉन में 10 जो कि क्या है मेरा एक्सेलरेशन, वो क्या मिलेगा मुझे टाइम टेकन, और ये कितना आ गया 2 सेकंड के इक्वल। ओ हो, अब तुम्हें पूरी क्लैरिटी जो है दिमाग में बैठ चुकी है, तुम्हें पूरा समझ में आ गया इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को मैंने तुम्हारे लिए अभी पूरा जो है खोल के रख दिया है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड भैया ग्राफ्स भी बनवा दो यार, तो यार तुम्हारे लिए मैं इससे रिलेटेड ग्राफ्स भी बनवा देता हूँ, ठीक है। चलो ग्राफ्स भी बना लिए जाए। तो अगर मेरा एक पार्टिकल है, इस केस का ग्राफ बनाऊंगा तो केस 2 का ग्राफ बनाऊंगा, केस 2 के ग्राफ में पहले वाले केस के ग्राफ्स ऑलरेडी बन जाएंगे, और तुम समझदार हो क्यों, क्योंकि केस 2 2 सेकंड बाद तो मेरा केस 1 बनने वाला था, ठीक है। अब मैंने समझा दिया है, अब तुम्हें समझ में नहीं आया तो इसमें तुम्हें जो है ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि इस चैनल पे जो कंटेंट कवर होगा वो सिलेबस जो है, मतलब जो कंटेंट है वो हमारे सिलेबस के लिए अच्छे से कवर कर रहा है कि नहीं, हमारा सिलेबस, हमारा एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं यार। तो यहाँ पे जो कंटेंट है ना वो बहुत ही अच्छा डिलीवर हो रहा है तुम्हें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है उसको समझने की कैपेबिलिटी तुम्हारे पास है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कैपेबिलिटी कम है यार थोड़ी, तो बढ़ाओ उसे, वीडियो को बार बार देखो, सोचना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इंसान है, उस इंसान ने क्या किया यार, ये हाइट है 50 मीटर की हमारी, उस इंसान ने एक बॉल को लिया और बॉल को ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, नीचे जी लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड का,
अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें फाइंड आउट करने हैं ग्राफ्स। कौन से ग्राफ्स? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। और चलो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी ड्रॉ कर दो, देखते हैं कौन कौन समझदार है जो समझ गया अभी तक। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं हमारे सेक्शन बना लो यार, सेक्शन बना लो। कितने ग्राफ बनाने? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यार जी बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। एक्सेलरेशन जो है हमारा, नीचे की तरफ हमने क्या माना है? पॉजिटिव, एंड ऊपर की तरफ मैंने क्या माना है? नेगेटिव, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है मेरा पॉजिटिव कांस्टेंट है, किसके बराबर? 10 के बराबर। तो 10 पे मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा इसी, ये क्या है मेरा एक्सेलरेशन, ये क्या है मेरा टाइम, ये बन गया मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यार, वेरी इजी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या पता है? मुझे पता है अब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए मुझे कोई सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वो इक्वेशन क्या है? v इज टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये मैंने मेरी इक्वेशन लिखी। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, अब यहाँ पे तुम वैल्यूज पुट करो। v इज इक्वल्स टू यू क्या है मेरा? u तो नेगेटिव है, ऊपर की तरफ नेगेटिव लिया है, यानी कि u नेगेटिव होना चाहिए, तो -10, ठीक है। प्लस एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन जी पॉजिटिव है, तो +10 और t लगा दूंगा मैं यहाँ पे। तो ये मुझे मिल गया मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इक्वेशन। अब ये तुम देख लो यार कैसा बनना चाहिए। बच्चे स्मार्ट है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना तो मैं उन्हें सिखा ही चुका हूँ। इसका y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट इज -10, y इंटरसेप्ट इज -10। y इंटरसेप्ट मतलब जब t को तुम 0 पुट कर रहे हो तब तुम्हें जो वेलोसिटी की वैल्यू मिल रही है, दैट इज योर y इंटरसेप्ट, जो कि क्या है? -10, ठीक है। और इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप है +10। इसकी स्लोप क्या बताती है? इसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताती है, दैट इज dv अपॉन में dt। और वही देखो एक्सेलरेशन है हमारा 10। सब कुछ यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, ठीक है। और फिर देखो, फिर यहाँ पे जब हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 कब होगी? हमारी वेलोसिटी 0 कब होगी जी? हमारी वेलोसिटी 0 तब होगी जो पार्टिकल सबसे ऊपर पहुंच गया होगा। हमने उसे 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका, जब वो पार्टिकल ऊपर जाते जाते सबसे ऊपर पहुंच गया होगा और वो मुड़ के नीचे आ रहा होगा, तो मुड़ने से जस्ट पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या होगी? दैट विल बी 0। तो उतना होने में टाइम कितना लगेगा? दैट विल बी 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कैसे निकाला भैया आपने? बताते हैं। 1 सेकेंड मैंने ऐसे निकाला, मुझे पता है कि वो ऊपर जाके वापस नीचे आएगी, ठीक है। एक पार्टिकल है वो ऊपर गया और ऊपर जाके नीचे आएगा, ठीक है। तो इस पूरी जर्नी में उसे टाइम लग रहा है 2 सेकंड का, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर जाने में उसे जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? दैट विल बी ऑफ 1 सेकंड। उस टाइम का हाफ, ऐसे तुम सोच सकते हो। लेकिन इसका एक और तरीका है, तुम क्या करो, इसके डिस्प्लेसमेंट को लिख दो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसके डिस्प्लेसमेंट को लिख दो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर उसमें तुम मैक्सिमा निकालो। मैक्सिमा देखो तुम कौन से टाइम पे आ रहा है, वही टाइम पे तुम्हें जो है मैक्सिमम हाइट मिल रही होगी। अब वही टाइम पे मैक्सिमम हाइट अगर तुम्हें मिल रही है, तो जब पार्टिकल उसकी मैक्सिमम हाइट पे होगा तभी वो मुड़ रहा होगा, यानी तभी उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मेरे समझदार बच्चे समझ चुके हैं, और वो जो ये है अपनी कॉपी पेन निकाल के अभी वीडियो पॉज करके ये करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे यार हम एक ही तरीके का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी, और उसी पे देखो हमने कितनी सारी बातें कर ली, और ऐसे ही पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई, ठीक है। फिर एक और सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी +10, ठीक है। ऊपर 1 सेकंड तक गया, वेलोसिटी 0 हुई, फिर 1 सेकंड बाद नीचे आया। अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो दैट विल बी +10। उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहती है इस तरीके से, ठीक है। कब तक बढ़ेगी? जब तक वो अर्थ को टच नहीं करेगा। और अर्थ को वो कब टच कर रहा है, वो टाइम हमने निकाला था, वो टाइम क्या था हमारा? 1 + √11 सेकेंड्स, राइट। आई होप तुम्हें ये टाइम याद हो गया होगा अभी तक, अभी सॉल्व करा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे तुम्हें निकालने को मैं बोल रहा हूँ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ बताओ जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है जी,
स्पीड टाइम ग्राफ। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है जी। यहां पे ट्विस्ट क्या है, हमारी वेलोसिटी जब जब नेगेटिव होती है तब तब हमारी स्पीड क्या होती है, पॉजिटिव। स्पीड क्या था भैया, स्पीड वाज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो हर इंस्टेंट पे मेरी जो वेलोसिटी है वो मैं देखूंगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दूंगा उसी का, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दूंगा, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो वो ग्राफ देखो किस तरीके से बनेगा, देखो देखो देखो, जब मेरी वेलोसिटी -10 थी तब मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए, +10, ठीक है। फिर मेरी वेलोसिटी धीरे धीरे 0 हुई तो मेरी स्पीड भी धीरे धीरे 0 होगी, उसका मैग्नीट्यूड तो कम होगा, ठीक है। 0 हो गई कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड। फिर उसके 1 सेकेंड बाद वापस मेरी जो वेलोसिटी है वो 10 तक आई, लेकिन मेरी स्पीड भी 10 तक आई। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, स्पीड भी हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी है वही हमारी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ हमारा स्पीड का ग्राफ मिल गया। और अगेन हमारा जो फाइनल टाइम है वो क्या होगा, 1 + √11 + 1 सेकेंड्स, ठीक है। ये मैंने बना दिया स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना ज़रा, अब तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना ज़रा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, S = ut + ½ AT², यही तो है मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे u जो है मेरा शुरू में नेगेटिव है तो मैं बोल देता हूँ -10t + 5t², राइट, है ना। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा देखना, S, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं t कॉमन ले लिया मैंने एक, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, 5t - 10, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो है 2 रूट मिल रहे हैं, यानी कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो 2 जगह पे 0 हो रहा है, एक तो t = 0 पे और एक t = 2 सेकेंड्स पे, t = 0 पे और एक t = 2 सेकेंड्स पे, ठीक है। उसके बीच में देखना t = 0 और t = 2 सेकेंड के बीच में तुम कुछ भी रखो, तुम्हें कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है मिल रहा होगा। तुम्हें ये ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से भी बनाते आते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो है तुम्हें ग्राफ मिला, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो t = 0 एंड t = 2 सेकेंड पे पार्टिकल वापस उसी पोजीशन पे आया जो वहाँ जहाँ पे वो t = 0 सेकेंड पे था, t = 2 सेकेंड में पार्टिकल वापस उसी जगह पे आ गया जहाँ पे वो t = 0 सेकेंड्स पे था, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या हुआ, उसके बाद उसका जो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट था वो नेगेटिव हुआ, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वापस हमारा जो है पॉजिटिव, मतलब 0 की तरफ आया, फिर उसके बाद वो बढ़ता गया पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों था, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ गया और ऊपर की तरफ हमने तो जो डायरेक्शन बोली है उसको नेगेटिव बताया, इसलिए देखो मैथमेटिकली भी वही हो रहा है। तो ये क्या आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो तो ग्राफ से कितनी फील आती है हमें, ग्राफ से पूरा मोशन एनालाइज हो जाता है हमारा कि पार्टिकल का जो मोशन है वो किस तरीके से हो रहा है। अब आएगी बड़ी चीज़, अब मैं तुम्हें बोलूँगा बनाने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन बना पाएगा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तुम एक चीज़ याद रखो, मेरा डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस की एक खास बात है कि वो कभी कम नहीं हो सकता, वो हमेशा बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट मेरा कम कब होता है, जब मैं आगे जाता हूँ और मुड़ के वापस आने लगता हूँ, ठीक है। पार्टिकल सबसे पहले ऊपर गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, लेकिन जब वो मुड़ के वापस आ रहा था तभी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था अगेन 0 की तरफ आ गया। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है और पार्टिकल मुड़ेगा तो भी मेरा डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारा ग्राफ जब जब भी नीचे की तरफ जा रहा है, जब भी मेरा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं उसकी मिरर इमेज ले लूंगा एक्स एक्सिस के अबाउट, समझना। जब भी मेरा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो मेरा डिस्टेंस तो इंक्रीजिंग होगा, तो मैं उसी पैटर्न का ग्राफ इंक्रीजिंग वे में ड्रॉ कर दूंगा। देखो सीखो। तो ये देखो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो जो है वो नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस तो मेरा पॉजिटिव होता है। तो ये क्या पॉइंट है, दिस इज 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड तक मेरा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। मेरा डिस्प्लेसमेंट कम हुआ लेकिन मेरा डिस्टेंस तो बढ़ेगा उतने टाइम में। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तब डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, देखो t = 1 सेकेंड से लेके t = 2 सेकेंड्स तक, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ा, तब तुम्हें डिस्टेंस को तो बढ़ाना ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब कम होगा तब भी तुम्हें डिस्टेंस बढ़ाना है। बस इतनी सी चीज तुमने याद रख ली तो तुम कोई भी ग्राफ बना सकते हो।
फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड तक कुछ इस तरीके की चीज़ आ जाएगी। ये क्या है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये है t इक्वल टू 2 सेकेंड, और इसके बाद तो है बढ़िया सा इस तरीके का ग्राफ हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा कि नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, बट अगेन यार चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही तो यहाँ पे ट्रिकी वाला पार्ट था। अगेन मैंने क्या करा, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग था, जब मेरा देखो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग था, तब मैंने डिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए जो मेरा डिस्प्लेसमेंट था उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले ली। ये देखो, ये इस ग्राफ की एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लिया एक आइडिया को यूज करके कि डिस्टेंस मेरा कभी डिक्रीज नहीं होगा, और जब मेरा डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा होगा तब मेरा डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इस आइडिया को यूज करके हमने जो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो कितने फटाफट बना दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसी के साथ यार तुम्हें मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, दैट विल बी आवर होमवर्क क्वेश्चन। हमने काफ़ी सारी एनालिसिस जो है कर ली है, या इसी के साथ एक और केस देख लो यार, तुम फटाफट एक और केस देख लेते हैं। ये केस तुमने देख लिया, तो इसी का ये केस तो बड़ा आसान है। ये केस क्या है, चलो ये हटाओ। एक बॉल ली तुमने और बॉल को तुमने ऊपर की तरफ फेंक दिया u वेलोसिटी से। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि v फाइनल जो है वो क्या होगा जब ये नीचे की तरफ आएगा पूरा घूम के। तो मेरे बच्चों को तो पता है वो -u के बराबर हो जाता है। ठीक है, पता है तो वेरी गुड। अब मैथमेटिकली भी देख लेंगे, एंड हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट अप टू विच बॉल गोस। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट हम जो फाइंड आउट करेंगे वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो u वेलोसिटी से जाएगा सबसे पहले ऊपर कुछ, फिर कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है इसलिए ऊपर की तरफ वेलोसिटी कम होने लगेगी। वो वेलोसिटी कम होते होते किसी टाइम पे 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फिर वो घूम के जब नीचे आएगा तब उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ने लगेगी, और फिर फाइनली नीचे की तरफ उसकी u वेलोसिटी उसमें आ जाएगी। ये हमने पूरा मोशन जो है फिजिकली समझ लिया, कुछ कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो जब उसकी वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है 0 इस पॉइंट की। ठीक है, तभी जो उसने डिस्प्लेसमेंट करा होगा वही तो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आया। अगर मैं पार्टिकल को u वेलोसिटी से नीचे से फेंक रहा हूँ, तो जब वो ऊपर जाएगा और उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इतने टाइम में जब उसने हाइट कवर करी है वही तो मेरी मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल आएगा यार। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट, मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। और दूसरी क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और तीसरी क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस बार मैं क्या बोलता हूँ, इस बार मैं बोल देता हूँ कि ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। क्यों भैया, ताकि यार तुम्हें दोनों तरीके से हैबिट हो जाए। ठीक है, ताकि तुम फालतू में बाद में कभी कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हर तरीके से तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो v स्क्वायर जो है मेरा यही रहेगा, u स्क्वायर मेरा पॉजिटिव है, राइट, u ऊपर की तरफ है, u स्क्वायर, v वेलोसिटी मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और प्लस 2as 2, और g क्या है मेरा, g तो नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव, तो माइनस g और s। तो यहाँ से मुझे s क्या मिला, s जो कि मेरी हाइट है, दैट इज नथिंग बट u स्क्वायर अपॉन में 2g। तो ये भी रिजल्ट तुम याद रख सकते हो। ये रिजल्ट क्या है, याद रख लो। ये रिजल्ट तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। ये रिजल्ट क्या है, अगर मैंने किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, अगर मैंने किसी भी पार्टिकल या बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, तो उसे जो मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा, दैट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल सकते हैं। अगेन मेरी फाइनल वेलोसिटी जब वो ऊपर चले जाएगा वो क्या होगी, 0। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, u, अपॉन में टाइम जो कि उसने लिया है, दैट इज इक्वल टू क्या, दैट इज इक्वल टू मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो u अपॉन में g क्या आएगा, ये टाइम है पूरी ऊपर हाइट h तक जाने में। ठीक है,
तो ऊपर जाके पूरा नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो इसका डबल हो जाएगा, दैट विल बी 2u अपॉन में g। ठीक है, आई होप तुम्हें ये वाला जो चीज़ है बड़ी आसानी से समझ आया होगा। तुमने इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 9th में भी देखे होंगे मोस्टली, बट अगेन यार तुम्हारा बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अभी जो है रिविजन करा दिया है। ठीक है, अब यार मैंने तुम्हें बताया था कि तुम किस तरीके से मैक्सिमा वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैक्सिमम हाइट तुम निकाल सकते हो जो पार्टिकल जाएगा, तो वो भी देखो यार तुम निकाल सकते हो कि नहीं। अभी देखो मैं होमवर्क क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने तुम्हें क्या बोला, एक पार्टिकल को नीचे सबसे पहले लिया और उसे ऊपर u वेलोसिटी से फेंका इस तरीके से। ठीक है, तो तुम्हें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम हाइट। तो एक तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। मैक्सिमम हाइट तब होगी जब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल। एक ये तरीका था। एक ये तरीका है कि तुम डायरेक्ट हाइट का जो है लिख दो, ऊपर की तरफ मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव, नीचे की तरफ मैं बोल देता हूँ नेगेटिव। ठीक है, तो मेरी हाइट जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस क्यों लगाया, ut प्लस हाफ ETA स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे g जो है मेरा नेगेटिव है तो इसलिए माइनस लगा दिया है, माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये क्या दे रहा है मुझे, मेरा हाइट h, और इसी को मैक्सिमाइज करना है, इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूँगा। डिफरेंशिएट करा मैंने, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, u माइनस GT, और ये किसके इक्वल करूँगा, 0 के। तो मुझे टाइम कितना मिल जाएगा, टाइम मुझे मिल जाएगा u अपॉन जी। ठीक है, तो ये देखो ये क्या आ गया टाइम, ये मुझे मिल गया टाइम जहाँ पे, ये मिल गया मुझे टाइम जहाँ पे वो जो पार्टिकल की हाइट है वो मैक्सिमम हो रही होगी। अब तुम इस टाइम को यहाँ पे रखो, टाइम को इस इक्वेशन में रखो। जब तुम टाइम को इस इक्वेशन में रखोगे तो तुम्हें तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, जब तुमने टाइम को इस इक्वेशन में रखा तो तुम्हें तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल मिल जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में 2g के। ठीक है, चेक करके देख लो, u स्क्वायर अपॉन में 2g ही आ रहा है, मुझे तो दिख गया, तुम्हें दिखा कि नहीं। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब तुम बोलोगे भैया आपको कैसे पता u अपॉन में g में मैक्सिमम है कि मिनिमम, एक्सपीरियंस। अगर तुम्हें नहीं पता तो चेक करके देख लो। कैसे, तुम्हारा इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालो। इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन विल बी माइनस जी। इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, माइनस जी नेगेटिव है, यानी कि हमारा जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या है, वो आया नेगेटिव। यानी कि अगर किसी पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमा। यानी कि हमें पता चल गया कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे हमारी जो s होगी, यानी कि हमारी जो हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी। और फिर जब हमने टाइम को इस इक्वेशन में रखा तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई u स्क्वायर अपॉन में 2g। तो ये एक और तरीका था इसको फाइंड आउट करने का। आई होप तुम ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होगे। ठीक है, अब इसी के साथ यार एक और क्वेश्चन है, एक और होमवर्क क्वेश्चन है। हमने जो आज की क्लास में डिस्कस करा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तुम्हें सारी जो है चीज़ें इससे फिर से रिवाइज हो जाएगी। हमें क्या करना है, एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है हमारा। क्या ड्राइंग है, वाह वाह वाह। तो ये हेलीकॉप्टर है हमारा, एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है एंड वो ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंसान बैठा है, बोल लो रक्षित भैया, वो उस हेलीकॉप्टर के साथ 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने एक बॉल पकड़ी है, वो भी शायद उनके साथ 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही होगी हेलीकॉप्टर के साथ। हिंट्स दे रहा हूँ तुम्हें मैं। और ये हमारी अर्थ है, राइट, ये हमारी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, तो ये जो हेलीकॉप्टर है, राइट, ये जो हेलीकॉप्टर है ये सबसे पहले अर्थ पे था। ठीक है, ये जो हेलीकॉप्टर है ये सबसे पहले अर्थ पे था। ये हमारा हेलीकॉप्टर और ये रहे रक्षित भैया हमारे। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे रक्षित भैया और ये हेलीकॉप्टर जो है अर्थ पे थे। फिर
t इक्वल टू 5 सेकेंड्स तक, ठीक है, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स तक भैया 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर तक गए, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे हेलीकॉप्टर कहां था, अर्थ पे। t इक्वल टू 5 सेकेंड तक भैया 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये जो बॉल थी जो 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहे थे उसको छोड़ा, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय द बॉल टू ड्रॉप, यानी कि तुम्हें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल, ठीक है। अगेन बता रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, वो तुमने मिस कर दी तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत। एंड मैं बता रहा हूं मैक्सिमम बच्चे वो जो है गलती करने वाले हैं, मैं कल तुम्हें बता दूंगा तुमने क्या गलती करी थी और तुम देख लेना तुमने वही गलती करी होगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन खत्म हो गया है यार। इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बच जाते हैं जिसको हम कवर कर लेंगे हमारे आगे आने वाले काइनेमैटिक्स की वीडियो में। और इसी के साथ हम इसी वीक एक हमारा जो 1D मोशन हमने इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है यार, एक ही तरीके के मोशन को कितने अच्छे तरीके से, कितने सारी तरीकों से हमने एनालाइज करा है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं यार। तो इस चैनल पे ट्यून हो जाओ। अगर अगेन यार लास्ट बार बोल देता हूँ, अगर वीडियो अच्छी आएगी, अगर तुम यहाँ तक पढ़ रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो इतने आगे तक वीडियो के नहीं आ पाते हैं, वो बीच में ही उनकी जो मोटिवेशन है ऑफ गोइंग एंड और गेटिंग एन एडमिशन टू सम गुड कॉलेज वो जो है खत्म हो जाती है उनकी। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लास्ट तक आए हो और अब आगे आ ही चुके हो, तो यार वीडियो को लाइक करते हुए चले जाना, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।